नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं दमदार समाचार। लगातार एक तरफ जहां कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी नेताओं की बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बजाय इसके कि लोगों को वक्त रहते तमाम जरूरी सहूलियतें मुहैया कराई जाएं, वो एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 साल से ऊपर के लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीन देने का दावा कर रहे हैं, तो दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी केजरीवाल पर इल्जाम लगा रही हैं कि पीएम मोदी ने वक्त रहते दिल्ली सरकार को वैक्सीन की बेशुमार डोज दी थी, लेकिन उनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो पाया, जिसकी बड़ी कीमत दिल्ली वासी अब चुका रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी लेखी को इसकी भी जानकारी जुटानी चाहिए कि बाकी राज्यों, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में कोरोना का क्या आंकड़ा है, वहां किसकी जवाबदेही बनती है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता भारत की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि उनकी जुबान से यह सब बोलना शोभा नहीं देता, क्योंकि आज जब सबसे ज्यादा लोगों को सिस्टम की जरूरत है, तो हम छिपते छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का, वो नाकाबिलियत की वजह से पहले प्रेशर में था और अभी तो बिल्कुल विस्फोट की भांति फट चुका है। उसकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि इस लॉकडाउन के पीरियड को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन से वायरस नहीं फैलेगा ऐसा नहीं होता, बल्कि लॉकडाउन का समय इस्तेमाल होता है कि इसकी स्पीड रोकने के लिए, स्पीड कम करने के लिए, ताकि इस बीच हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकें। तो पीएम केयर्स के दिसंबर के अंदर 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे आए पड़े थे दिल्ली सरकार के पास, और दिल्ली सरकार ने एक प्लांट चालू करके कोई भी प्लांट्स शुरू नहीं किए। तो क्या इस समय में वो ऑक्सीजन के प्लांट्स शुरू होंगे, जो कि अभी हाल फिलहाल में पीएम केयर्स ने 541 प्लांट्स और जो है वो घोषित किए हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। पहली चीज, सरकार वैक्सीन, केंद्रीय सरकार कितने रुपए में खरीद रही है, कितने में नहीं खरीद रही है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या देश की गरीब जनता को ये वैक्सीन मुफ्त मिलेगी या पैसों से मिलेगी। गरीब लोग इतने पैसे नहीं दे सकते। बिहार में चुनाव था तो बीजेपी कहती थी सरकार बनेगी तो मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। आज बंगाल के अंदर भी यही नारा है। इससे पता चलता है कितनी इनसेंसिटिव सरकार है, और जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, जो लोग राष्ट्रीयता की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, उनका कितना घटिया और दोहरा चरित्र है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप जारी है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से लोगों की जान जा रही है। वहीं दूसरी ओर चाहे सरकार हो या दिल्ली सरकार, लोगों को तमाम जरूरी सहूलियतें मुहैया कराने का दावा कर रही है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं और हजारों लोगों की जान जा रही है,
ये हालात डरावने हैं। ऐसे में अब आम लोग भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि परहेज ही कोरोना का परमानेंट इलाज है। यानी बेमतलब घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का पूरी पाबंदी के साथ इस्तेमाल करें। ये बहुत ही एक गंभीर स्थिति है और जो हम फेस कर रहे हैं इस समय, सबसे मेन इशू ये है कि डेली के डेली केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ईयर ये था कि हमारे पास केसेस जो थे वो कम थे लेकिन वायरस डेडली था। इस समय इस साल ये है कि केसेस ज़्यादा हैं, वायरस ऑल्दो डेडली कम है बट केसेस ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होते जा रही है। हमें ये करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है कि हमें बाकी कंट्रीज़ से मिलके वो ऑक्सीजन जो है इंपोर्ट करना चाहिए सो दैट कि हम इस स्थिति को थोड़ा सा सुधार सकें। मैं तो सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि सब मास्क लगा के रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, बस यही। और सरकार से यही निवेदन है कि वो जो ऑक्सीजन है ना उसका मात्रा दिल्ली में बढ़ा दिया जाए। दिल्ली में ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसीलिए दिल्ली में थोड़ा सा वो केंद्र सरकार को भी हेल्प करना चाहिए, राज्य सरकार को। बस अभी तो मतलब ये है कि नए केसेस जो आए हैं 3,52,000 नए केसेस आए हैं, क्योंकि ये है कि लोगों में अभी भी कोई वो नहीं है। लोग अभी भी अपने कामों को छोड़ के अपने कामों के लिए प्रॉपर वही जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के भी घूम रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें नई चीज़ें ये है कि अभी कुछ 2.5 लाख से कुछ केसेस ऐसे हैं जो रिकवर हो चुके हैं। अभी भी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी है, अभी बहुत सारी बेड्स की भी कमी है। मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ, मैं एशियन हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मैं अपने दोस्त की माँ के लिए अभी वहाँ पता किया था लेकिन वहाँ हो नहीं पाया, वो कल उनकी डेथ हो गई। तो ये है कि अभी भी लोगों को मतलब थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए इस चीज़ को लेके कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में शुमार अंधेरी में आज एक कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आदेश के मुताबिक हम देश भर में कोरोना पर नकेल कसने की पूरी जिम्मेदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सही है कि हालात लगातार खराब और बेकाबू हो रहे हैं, लेकिन सरकार इससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम है और सभी राज्यों में वैक्सीन की सप्लाई जरूरत के मुताबिक की जा रही है। कल की मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि भारत सरकार सभी एलिजिबल लोगों को मुफ्त में टीकाकरण करने वाली है। तो इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये जरूर है कि किसी राज्य को एक्सीलरेटेड पद्धति से उसको करना है तो वो मार्केट से टीका करके और उसमें अपने तरफ से उसको एक्सेलरेट कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में एक वन अपमैनशिप का प्रयास चल रहा है तीनों पार्टियों में और इसलिए इस प्रकार की मांग चल रही है, फिर ट्वीट हो रहे, फिर ट्वीट डिलीट हो रहे। मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तय करनी चाहिए, क्योंकि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होगा तो बड़े पैमाने पर लोग आएंगे, उससे लोग बड़े पैमाने पर आने के कारण वहां पर अड़चनें भी हो सकती है। कोरोना महामारी के तेजी से फैलने के मद्देनजर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने आज राजधानी चेन्नई में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें तमिलनाडु के तमाम सियासी दलों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में सुनिश्चित किया गया कि हर हाल में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर अंकुश लगाना है और इसके लिए सबको पार्टी हित से ऊपर जनहित और देश हित का ख्याल रखना है। सीएम पलानीस्वामी ने बैठक में मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से अपील की कि ये वक्त हम सबको मिलकर काम करने का है, तभी हम प्रदेशवासियों को कोविड-19 के प्रकोप से बचा पाने में कामयाब हो सकते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव केसों में रोजाना इजाफा हो रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार की चिंता बढ़ना लाजिमी है। और इस वक्त आपका रुख करवाते हैं हमें एक पंजाब से बड़ी खबर आ रही है।
पंजाब से ये बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है कि कैबिनेट में हंगामा हुआ है। पंजाब कैबिनेट में हंगामे की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेअदबी मामले को लेकर ये हंगामा हुआ है, ऐसी खबरें हमारे पास आई हैं। सुनील जाखड़ ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने दिया अपने पद से इस्तीफा। अपने पद से जेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर अपने आप में है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। तो सुनील जाखड़ ने प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब की राजनीति में गहमा गहमी का माहौल पैदा हो सकता है इस खबर के बाद। जिस तरह से बेअदबी मामले को लेकर हंगामा हुआ और उसके बाद में जाखड़ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उससे सियासी गलियारों में यकीनन भूचाल आ सकता है। खासतौर पर पंजाब की सियासत में और बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुनील जाखड़ का जो इस्तीफा है उसको मंजूर कर लिया है। खासतौर पर पंजाब कांग्रेस कमेटी में हालात अब और ज्यादा नाजुक हो सकते हैं, ऐसी खबरें सूत्रों के जरिए से सामने आ रही हैं। बेअदबी मामले को लेकर यह हंगामा हुआ और उसका खामियाजा पंजाब कांग्रेस को इस तरह भुगतना पड़ा कि जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि सुनील जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन थे। तो सुनील जाखड़ ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद इस वक्त। पंजाब की कैबिनेट में हंगामे के बाद ये बड़ा फैसला एक तरह से लिया है। तो फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारा आपका इस खास बुलेटिन में। और आपको हम ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं लगातार कि पंजाब कैबिनेट में एक बड़ा हंगामा हुआ है और हंगामे का असर ये हुआ है कि बेअदबी मामले को लेकर ये पूरा हंगामा देखा गया, जिसके बाद सुनील जाखड़ ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी में गहमा गहमी का माहौल पैदा हो सकता है। इस खबर के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दोनों का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया है। सुनील जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन थे, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को देख रहे थे, लेकिन जिस तरह से पंजाब कैबिनेट में हंगामा हुआ और बेअदबी मामले को लेकर तमाम तरह के हंगामे सामने आए, उसके बाद हुआ यह है कि पंजाब कांग्रेस कमेटी को खासतौर पर एक बड़ा नुकसान हुआ है। सुनील जाखड़ ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। करतार भुल्लर जी, बताइए सर, क्या ज़्यादा अपडेट है कि पंजाब कैबिनेट में हंगामा हुआ है, इसके बाद में दो बड़े नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं ने पंजाब में इस्तीफा दे दिया, तो आने वाले वक्त में आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे को मंजूर किया है, उसके बाद में आने वाले दिनों में क्या अटकलें राजनीतिक गलियारों में लगाई जा रही हैं? देखिए, आज 4 बजे जो पंजाब कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई थी वो 7 बजे खत्म हुई और इस कैबिनेट मीटिंग में आज काफी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह थी कोटकपुरा गोलीकांड, जो SIT ने रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा में सौंपी थी, वो रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया था। उस रिपोर्ट को काल्पनिक बताया गया था और उसके बाद कांग्रेस सरकार काफी बैकफुट पे आई थी और आज काफी तलखी हुई और तलखी के दरमियान ही पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष सुनील जाखड़, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया जाता है मौके पे कैबिनेट मीटिंग में, और साथ के साथ जो जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनकी तरफ से, क्योंकि उनका भी मानना था कि उनकी डिग्निटी पे डाउट हुआ, शक हुआ। हालांकि दोनों की तरफ से, क्योंकि दोनों कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं, एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, दूसरे कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री है, उनकी तरफ से इस्तीफा जो दिया गया था वो अलग बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पकड़कर वो इस्तीफे को फाड़ दिया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा, कह सकते हैं कि आने वाले समय में नुकसान हो सकता है कि आखिर दो बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री थे, उनको इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई, उनको क्यों जरूरत पड़ी। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस इस्तीफे को फाड़ दिया है। तो ये थे हमारे सहयोगी जगदार सिंह भुल्लर, जो बता रहे थे कि जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है और प्रदेश अध्यक्ष के पद से जिस तरह से इस्तीफा दिया गया है, उसके बाद में पंजाब कांग्रेस कमेटी के लिए ये बड़ा नुकसान अपने आप में है। अपनी बयानबाजी के लिए अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना काल के मद्देनजर आज अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में कोविड-19 वॉर रूम का आगाज किया। साथ ही उन लोगों के लिए रिलीफ पैकेज देने का भी उन्होंने ऐलान किया जो हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी और समूची भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में इस बीमारी के फैलने के पीछे अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है मौजूदा हुकूमत। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कुदरत ने हमें 1 साल का मौका दिया था संभलने के लिए, लेकिन हमारा पूरा फोकस चुनाव पर रहा, जिसका खामियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये बड़े ही अफसोस की बात है कि कुछ लोग इस मुश्किल घड़ी में भी वही पुराना राग अलाप रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। आपको बता दें कि अनुपम खेर अपने इस ट्वीट के बाद खासे ट्रोल भी हुए। अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में लिखा था कि कोरोना काल एक विपदा है पूरी दुनिया के लिए, हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। सरकार की आलोचना जरूरी है, उन पर तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना हम सबकी जिम्मेदारी भी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। जय हो। ये पूरा मैन मेड डिजास्टर है ये, और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आयद होती है। लोग यकीनन कोरोना से मर रहे हैं, मगर लोगों की सबसे ज्यादा मरने की वजह ये सरकार तैयार नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं। जितने वेंटिलेटर आपने पीएम केयर्स फंड में ऑर्डर दिए, कितने वर्किंग कंडीशन में, बताइए। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को। क्या इंडिया के कैपिटल में लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मरेंगे? ये इंसानियत है? कहां गया नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू क्यों नहीं आते हैं? डिमोनेटाइजेशन किया तो आंसू आ गए, अब लोग मर रहे हैं। कौन सी चीज भारत के वजीर आजम को और उनकी कैबिनेट को मूव करेगी? कहां वो अपनी इंसानियत दिखाएंगे? और बीजेपी के जो सपोर्टर हैं आज भी दिल्ली की एक अदालत ने आज 26 जनवरी हिंसा मामले के आरोपी और पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को जमानत दे दी है। इस पर दीप सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता का बयान सुनिए। मेरे क्लाइंट मिस्टर दीप सिद्धू को FIR 98 में भी बेल दे दी गई है। द कंसर्न मैजिस्ट्रेट हैज पास द ऑर्डर टुडे, आज उसको प्रोनाउंस किया है एंड द बेल हैज बीन ग्रांटेड। आई वुड लाइक टू हाईलाइट 2-3 एस्पेक्ट्स जो बेल ऑर्डर में डिस्कस किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच बेल हैज बीन ग्रांटेड।
Firstly, number one, that the magistrate found that ये जो दोनों FIRs हैं, the allegations are similar in both the FIRs. पहले में बेल दे दी गई थी और ये जो दूसरी FIR है ये भी लाल किले को लेके ही है, रिपब्लिक डे पे जो इंसिडेंट हुआ था. So they are similar in nature. That is number one. Secondly, it also relies upon a very well laid down principle as settled by Supreme Court. कि sweeping power of investigation does not warrant subjecting a citizen each time to fresh investigation by the police in respect of the same incident, giving rise to one or more cognizable offences consequent upon. ये जग जाहिर है कि देश में कोरोना बहुत तेजी के साथ पांव पसार रहा है. रोजाना हजारों लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है. ऐसे में पिछले 5 महीने से जारी किसान आंदोलनकारियों पर प्रदर्शन को फिलहाल रोक देने का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है. लेकिन राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार को चाहिए कि किसानों के आंदोलन को खत्म करने की साजिश के बजाय कोरोना के जद में आए लोगों को बचाया जाए. पूरे आंदोलन को और पूरे देश के किसानों ने, देश के नौजवानों ने, देश के मजदूर ने, जो दुकानदार है उसने, जो छात्र है उसने, तो बड़ा सहयोग सब लोगों ने दिया 5 महीने तक. और एक विश्वास जमा है पूरी देश की जनता को. और आगे भी आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक भारत सरकार हमारे मसलों पे बातचीत नहीं करेगी, जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा. यहां से किसान वापसी नहीं जाएगा. चाहे आगे 5 महीने और आगे हो जाओ, नहीं हम डर के कहां रहेंगे. तो इसी देश में ही भाई ये हम गांव में चल जाइए, गांव में न जा. ये एक वायरस है, ये एक हवा में फैलने वाला एक वायरस है ये. तो ये तो जहां पे हम जाएंगे, इससे इन आंदोलनों का इस वायरस से क्या मतलब है भाई. जैसे यहाँ पे है जो बराबर में कॉलोनी, ये उसका भी जाएगा, ये यहाँ पे भी आओगा. इसका इलाज तो हॉस्पिटल है. और जो हमारा धरना है, हमारे मुद्दे पार्लियामेंट से हैं, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई. हम यहां से अपने गांव चले जा तो क्या ये वहां पे नहीं जाएगा? ये वहां पे भी तो कलकत्ते में है भाई, उसका दिखाओ ना. प्रधानमंत्री के इनके जो कार्यक्रम हो रहे उसमें हो रही. यहाँ पे तो मास्क लगाते हैं. कल भी हमने यहाँ सैनिटाइजर्स करवाया सारे, उसमें आज भी करवाएंगे. और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं सब जगह. लेकिन जो फेलियर सरकार है, अगर कोविड की हम बात करें तो सरकार फेलियर है कि ऑक्सीजन भी हमारे पास में नहीं है, दवाइयां हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटलों में वो जगह नहीं है. तो देश में सबसे पहले, मंदिर से पहले देश में हॉस्पिटल बनने चाहिए. ठीक है, हॉस्पिटलों की जरूरत है. आज एम्स की जरूरत है. क्या देश को नए एम्स आए हैं? क्या उस पर काम चला है? उन पर काम चलना चाहिए ना. चंदा उनके नाम पर मांगा जाए. इकट्ठा करो ना चंदा के. एम्स के लिए चंदा चाहिए. कौन कौन लोग डोनेट करना चाहते हैं? जैसे घर घर से पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आप एम्स के नाम पे पैसे मांगो, आप ऑक्सीजन के नाम पे पैसे मांगो. उस पर काम करना चाहिए. हमारे जितने डॉक्टर हैं गांव-गांव में बैठे हैं. 10 अप्रैल से पंजाब सरकार की ओर से मंडियों में गेहूं की खरीद का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर पंजाब सरकार की एजेंसियों की तरफ से लगातार गेहूं की खरीद की जा रही है. पंजाब के मोगा की मंडी में पहुंचने वाले किसान गेहूं की बिकवाली से संतुष्ट हैं. वहीं सरकारी कर्मचारियों की तरफ से मंडियों में गेहूं की साफ सफाई करने वाले मजदूरों को मास्क बांटे जा रहे हैं और उन्हें सैनिटाइज भी किया जा रहा है. किसानों ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि उनकी गेहूं की खरीद समय पर हो रही है और इससे पहले जो उन्होंने गेहूं सरकार को बेचा था उसकी अदायगी भी हो चुकी है. वहीं मजदूरों ने भी अपनी संतुष्टि जाहिर की. मतलब ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਢੇਰੀ ਧੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਦਾ. ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ. ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਲੀ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब में गेहूं की खरीद के 17वें दिन 6,25,483 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जिसमें से सरकारी एजेंसियों की तरफ से 6,24,974 मीट्रिक टन और आढ़तियों की तरफ से 509 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में 6,24,974 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों के द्वारा की गई है, जिसमें से पनग्रेन की तरफ से 1,29,579 मीट्रिक टन, मार्कफेड की तरफ से 1,51,875 मीट्रिक टन और पनसब की तरफ से 1,34,578 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जबकि पंजाब स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन की तरफ से 1,08,304 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। वहीं प्रवक्ता ने बताया कि 17वें दिन की खरीद समेत अब तक राज्य में कुल 90,43,304 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को इस महीने के आखिर तक किसानों के लंबित भुगतानों को पूरी तरह से मंजूरी देने के आदेश दिए। साथ ही खरीद एजेंसियों के प्रमुखों को अब तक खरीदे गए पूरे गेहूं की शीघ्र उठान सुनिश्चित करने के बाद भी निर्देश दिए। बता दें कि सीएम अमरिंदर ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि वे किसानों के प्रासंगिक विवरणों को अपलोड करने का काम जल्द से जल्द करें, जिससे किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड की जंग जैसे हालात से निपटने के लिए सहायता की अपील के जवाब में भारतीय फौज की पश्चिमी कमान ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सेना ने अस्पतालों में मेडिकल कर्मियों की कमी की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरी कर्मचारियों की सेवाओं समेत हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। इसके साथ ही राज्य के मौजूदा समय में बंद पड़े पुराने ऑक्सीजन प्लांटों को फिर से शुरू करने में भी मदद की पेशकश की गई है। पश्चिमी कमांड के जीओसी इनसी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने सीनियर कमांड अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाली कोविड सुविधा को चलाने के लिए स्टाफ मुहैया करवाने की भी पेशकश की। यह अस्पताल उस इमारत में स्थापित करवाया जाएगा जो इस मकसद के लिए CSIR की तरफ से राज्य सरकार को मुहैया करवाया गया है। पंजाब कैबिनेट की सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। कोरोना महामारी के बीच सरकारी स्कूलों में निर्बाध ई लर्निंग की सुविधा के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक स्तर वर्ष 2021-22 के लिए कक्षा 12वीं के लगभग 2,15,000 छात्रों को मोबाइल फोन के वितरण को मंजूरी दी। बता दें कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना के लिए स्कूली शिक्षा विभाग को 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,75,043 छात्रों को पिछले साल पहले ही मोबाइल फोन दिए जा चुके हैं। पिछले साल वितरित स्मार्टफोन के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में काफी मदद मिली थी। साथ ही पंजाब कैबिनेट ने कोरोना की आपातकालीन स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राजेंद्र अस्पताल पटियाला और गुरु नानक देव अस्पताल अमृतसर में स्टाफ नर्सों के 473 पदों की भर्ती को भी मंजूरी दी। ऑक्सीजन को लेकर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ हालांकि अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। जाखड़ ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हमें 104 टन जो ऑक्सीजन मिल रही है उसे भी हरियाणा में रोक के रखा गया है। ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰयास ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜੋ 104 ਟਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। बावजूद सारे प्रयासां दे अज ताईं उस टैंकर की साडे ताईं पहुंच आमद नहीं हुई। इस तरह ही देहरादून तो या होर इलाकों तो सानू जिहड़े 2 होर टैंकर मिले सी वो भी अज नहीं पहुंचे। अज दे दिन पंजाब दे अंदर 584 ऐसे मरीज है जिहड़े ऑक्सीजन ते है
ਤੇ ਕਰੀਬਨ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉਸ ਨੱਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ हक है वो पंजाब नूं नहीं मिल रहा। साडे नाल वितकरा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के अस्पताल में 5 व्यक्तियों के मारे जाने की घटना की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा है कि वैसे तो इसका मेडिकल बोर्ड अपने स्तर पर जांच करवाएगा, फिर भी इसकी जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। इस मामले में सामने आया है कि ऑक्सीजन की कमी से हुआ ये एक बड़ा हादसा है। उन्होंने कहा कि जिसकी भी गलती है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि DRDO द्वारा जल्दी ही अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आगामी कोई भी आदेश स्वास्थ्य विभाग का आते ही उसकी पालना होनी चाहिए। देखिए, अभी तो चूंकि सारी जो ऑक्सीजन का विषय है, लिक्विफाइड ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्टेबल होती है। यहाँ से हमारी 9 मीट्रिक टन पहले से मिल रही है, जिसका हिसार, अग्रोहा और सिरसा वहाँ की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। लेकिन फिर भी जो गैस रूप में ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग कैसे किया जाए, तो इसके लिए विचार बना कि यहाँ एक हॉस्पिटल 500 बेड का हॉस्पिटल हिसार में और एक ऐसे ही 500 बेड का हॉस्पिटल हम पानीपत में बना रहे हैं जो IOC की रिफाइनरी है। दोनों जगह पर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्दी DRDO की सहायता से ये 2 जगह फैसिलिटी बनेगी तो कम से कम 1000 लोग का ये हॉस्पिटल ये और बन जाएगा। कोई और संदेश आप देना चाहेंगे सर महामारी को लेकर? देखिए, कुल मिला के आज जो मुझे यहाँ पता लगा है कि एक दुर्घटना रात्रि को हुई है। एक हॉस्पिटल में 5 लोग अचानक डेथ हुई है। हाँ, सोनी हॉस्पिटल में। वहाँ ये विषय जानकारी का है कि किस कारण से हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई इस कारण से, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ कोई लापरवाही हुई है। उसके लिए मेडिकल बोर्ड तो जांच कर ही रहा है। एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसके लिए भी मैंने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया कि वो इसकी एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराने के लिए ऑर्डर करें, ताकि छानबीन इसकी हो सके, इस प्रकार की घटना दोबारा से ना हो। इसलिए उसको भी कर रहे हैं। सब लोग कोविड के समय अपना बचाव ये करने का मन बनाए। जो सूचनाएं मिलती हैं उन सूचनाओं का पालन करें और अपने खाने पीने पर भी ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों का उपयोग ना करें। और जैसे ही कोई बीमारी इस लेवल पर होती है जो ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है, तो डॉक्टर की सब्सक्रिप्शन कर ही ये दवाइयाँ लें। अपने आप आगे बढ़ करके हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ ना जाएं, ऐसा मेरा जवाब। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके हरियाणा के सभी फैक्ट्री मालिकों को सख्त आदेश दिए। गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि वे सभी सिलेंडरों को संबंधित उपायुक्तों के पास जमा करें, क्योंकि हॉस्पिटलों में सिलेंडरों की भारी कमी है। तो वहीं हरियाणा सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 66 लाख वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएंगी। तो वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री ने हरियाणा के सभी अस्पतालों द्वारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना अनिवार्य करने के निर्देश दिए। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना मौत के चौंकाने वाले आंकड़े राज्य से सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अपने इस जरूरी ऐलान में सरकार ने 14 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन मंगलवार रात 9 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में कहा कि हम सभी मंत्रियों और एक्सपर्ट से बात करने के बाद लॉकडाउन के इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक सामान बेचने वाले स्टोर केवल सुबह 6 बजे से शाम को 10 बजे तक ही लोगों के लिए खुले रहेंगे। कर्नाटक में कोरोना के लगातार बढ़ते केस के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। राज्य से बीते दिन कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 143 लोगों ने दम तोड़ दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में लागू सुशासन का लाख दावा करें, लेकिन असलियत इसके एकदम उलट है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर से सामने आई हैं, जिसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सुशासन की पोल खुल गई। तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि लचर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बदनाम बिहार में अभी भी हालात बहुत ज्यादा सुधरे नहीं हैं। आपको बता दें कि ये बिहार के मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल है,
जहां पर लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते हैं, लेकिन उन्हें कई कई घंटे लाइन में लगा रहना पड़ता है और जब तक उनका नंबर आता है तब तक या तो लंच हो जाता है या फिर डॉक्टर ही अपनी ड्यूटी से गायब हो जाते हैं और फिर उन्हें अगले दिन के लिए आने के लिए बोल दिया जाता है। हॉस्पिटल में इलाज कराने आए मरीजों ने जो कड़वी सच्चाई बयां की है वो वाकई चौंकाने वाली है। यहाँ पे इतने देर से लाइन में लगे हुए हैं सर अस्पताल में। क्या स्थिति है? लाइन में लगे हुए हैं, आप लोग के सामने है, देख ही रहे हैं। काफी कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? काफी करना पड़ता है, कितना का बातें छोड़िए, काफी भीड़ यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे कोरोना से डर नहीं लग रहा है क्या? अब क्या करें? है कैसा? बहुत तबीयत खराब है, खांसी होता है और बढ़ जाएगा, खराब होने से दिक्कत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे व्यवस्था पूरी ठीक है, खराब है? ठंडा में रहना पड़ता है, अभी गर्मी में खड़ा है, धूप में आदमी आएगा तो यहाँ पे बीमार पड़ जाएगा, तब पड़िए जाएगा और थोड़ा में बहुत हो जाएगा। लाइन लगना पड़ रहा है। तो यही है कि टीवी पर दिखलाते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन व्यवस्था कुछ तो नहीं है, जीरो है। व्यवस्था जीरो है यहाँ हाँ, हम लोग जो बूढ़े आदमी 71-72 के आदमी है और धूप में खड़ा है छत्ते लेकर। धूप में खड़ा है छत्ता लेकर। हाँ, और कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? कठिनाई देख रहे हैं, ये लाइन में खड़ा है धूप में। कितना देर से खड़ा है? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, अभी तक नंबर नहीं है? ना, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ टीवी पर दिखला रहा है कि ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे नीतीश कुमार का गवर्नमेंट, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब फेल है, सब फेल। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में सुशासन नहीं बल्कि कुशासन चल रहा है, जिसका खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने जेडीयू बीजेपी की गठबंधन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में खुलेआम रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत के चलते लोगों की जान जा रही है, अस्पतालों में मरीज बदइंतजामी के चलते लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का काम होता है मुश्किल वक्त में लोगों को जरूरी सहूलियतें किसी भी कीमत पर मुहैया कराना, लेकिन जब सरकार की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी तो हालात तो और ज्यादा बिगड़ेंगे। नीतीश जी 14,000 प्लेन से कहते हैं मैं मंगाऊंगा। भारत की सबसे बड़ी संस्था एम्स कहती है कि ये दवाई नहीं चलेगी, ऑर्डर निकाल दिया। पटना के एम्स हाई कोर्ट को कहती है कि दवाई सही नहीं है, एनएमसीएच कहता है सही नहीं है, सुशील मोदी कहता है 24,000 से 40,000। कोई बताना चाहिए कि जब आपकी संस्था ये दवाई चलाएगी नहीं, पीएमसीएच चलाएगी नहीं, आईजीएमएस चलाएगी नहीं, तो आप चलाएंगे कहाँ? आप बेचने के लिए ला रहे हैं प्राइवेट और इन कुकरमुत्ते जैसे जो निजी अस्पताल हैं उनको देने के लिए। रेमडेसिविर दवाई 80,000, 40,000, 35,000, 15,000। अब गैस के लिए देश में आदमी तरफ जाए, ऑक्सीजन के लिए, सुई के लिए तरस जाए, बेड के लिए तरस जाए, एम्बुलेंस 1 किलोमीटर ले जाने के लिए 12,000 रुपया, 2 किलोमीटर ले जाने के लिए 24,000 रुपया। ऑक्सीजन यदि मैं अस्पताल में दूंगा तो पेशेंट से 10,000 रुपया बढ़ा देंगे कि हम ऑक्सीजन महंगे दाम पे ला रहे हैं। क्यों एडमिट हो रहा है? क्यों एनएमसीएच आपका मौत का कुआं बन चुका है? डेली 27 लाख से पूरी स्वास्थ्य विभाग किलर बनी हुई है, लूट का जाखीरा। आप बार बार कहते हो कि आईजीएमएस में सीट है, मात्र 20 वेंटिलेटर, 30 वेंटिलेटर एक जगह, 20 वेंटिलेटर एनएमसीएच में, सीट है नहीं। और आपके डॉक्टर देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ने के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि कोरोना संक्रमण के रोजाना बढ़ते मामलों के बावजूद चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को रैलियां करने की इजाजत कैसे दे दी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार के बाद भी आयोग ने चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? मद्रास हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों के दौरान कोरोना नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में
असफल रहने पर चुनाव आयोग को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल और केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि रैलियों के दौरान कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा, क्या आप तब दूसरे गृह पर थे जब राजनीतिक रैलियों का आयोजन किया जा रहा था? मुख्य न्यायाधीश बनर्जी ने चुनाव आयोग से कहा था कि नागरिकों के स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि है। मुंबई में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस लगातार मुंबई करों पर नजर बनाए हुए, लेकिन उसके बावजूद लोग मुंबई की सड़कों पर सैर सपाटे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीएमसी द्वारा 5 से अधिक मरीज मिलने पर जिन इमारतों को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, इस बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लगभग 1100 पुलिस कर्मियों को चयनित करने के आदेश दिए। ये सभी मुंबई में बीएमसी की तरफ से सील की गई 1217 सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर नजर रखेंगे। मुंबई में एक तरफ जहां कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं मुंबई पुलिस के लिए कोरोना की रफ्तार को रोकना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह ब्रेक द चेन के तहत कोरोना की रफ्तार को रोका जाए। इसी के तहत मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें बताया है कि मुंबई में जितने भी बीएमसी द्वारा कंटेनमेंट जोन यानी कि सोसाइटी को सील किया गया है, उस सोसाइटी की निगरानी के लिए मुंबई पुलिस का एक पुलिसकर्मी लगातार उस सोसाइटी की निगरानी में रहेगा। इस वक्त हम उपस्थित है मुंबई के एक दहिसर की इस सोसाइटी में, जहां आप देख पा रहे हैं कि उस सोसाइटी को जो है बीएमसी द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ये वही बिल्डिंग है जहां पर पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस द्वारा यह भी बताया गया कि इस बिल्डिंग में जितने लोग कंटेनमेंट जोन के तहत आते हैं, उनको अगर किसी तरह की व्यवस्था की जरूरत पड़ी तो उनके साथ एक सहकर्मी है जो लगातार उन पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। ऐसे में मुंबई पुलिस की यह मुहिम काफी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार मुंबई पुलिस उन लोगों पर नजर रख रही है जो या तो किसी बहाने से बिल्डिंग से बाहर घूमने जाते थे या तो फिर जरूरत की चीजों बताकर बाहर निकलते थे। ऐसे में अब मुंबई पुलिस उनके ऊपर नजर रखेगी और ये देखेगी कि कोई किसी तरह का बहाना करके बाहर तो नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तमाम तस्वीरें लगातार मुंबई से बाहर आ रही थी कि सब्जी भाजी और अन्य चीजों के नाम पे लोग बाहर घूमने जाते थे, जिसमें कंटेनमेंट जोन को भी लोग बाहर चले जाते थे। ऐसे में मुंबई पुलिस की ये निगरानी जो है बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं डीसीपी पीआरओ यस चैतन्य ने बताया कि मुंबई में अब तक ऐसे 1100 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जो बीएमसी द्वारा सील की गई तमाम उस बिल्डिंगों की निगरानी रखेंगे और उनकी जरूरत के हिसाब से मदद भी करेंगे। फिलहाल ये तमाम पुलिसकर्मी हमारे साथ हैं जो लगातार अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सर कुछ बोलेंगे, क्या क्या ड्यूटी दी गई यहाँ पे? कुछ नहीं, आप देख सकते थे ये बिल्डिंग सील है, यहाँ से कोई आदमी बाहर नहीं जा सके। ये प्रॉपर समझाया गया है ताकि कोई कोरोना ना फैले। अगर उनको किस चीज़ की ज़रूरत रहती है तो ये वॉचमैन के थ्रू या हमारे थ्रू कांटेक्ट करते हैं और वो ज़रूरत की चीज़ें उनको दिला देते हैं। सर जाहिर तौर पर देखिए कि पुलिसकर्मी के साफ तौर पे जो ड्यूटी दी गई है वो बाकायदे समझा दी गई है। हालांकि वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन इसके तहत ये भी देखा जा रहा है कि मुंबई पुलिस के अलावा एक आम नागरिक होने के नाते सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि किस तरह से कोरोना की चैन को तोड़ा जाए, अनावश्यक घूमते हुए बाहर न जाया जाए। लिहाजा मुंबई पुलिस और बीएमसी लगातार इस ब्रेक द चेन के तहत काम कर रही है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी एनबी न्यूज मुंबई। तो फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। कोरोना महामारी से इंसानी जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही बेजुबानों की जिंदगी पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उनके पेट्स भी खासी मुश्किलों को देख रहे हैं। ऐसी ही खबर महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई है, जहां पर कोरोना संक्रमित लोग अपने पेट्स को द डॉग्स हाउस के हवाले कर रहे हैं। दरअसल पुणे में मौजूद द डॉग हाउस शहर में एक ऐसी मुनासिब जगह है जहां पर लोग अपने कुत्तों को कुछ वक्त के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इस बीच द डॉग हाउस उन कुत्तों की पूरी जिम्मेदारी के साथ देखभाल करता है। यही नहीं, यहां पर उनके लिए ग्रूमिंग क्लासेस का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा उन्हें पहले से ज्यादा स्टाइलिश बनाने पर भी खासा जोर दिया जाता है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में द डॉग हाउस उनके पसंदीदा पेट्स की हिफाजत में लगा हुआ है। लोगों को घर पे रखना पॉसिबल नहीं होता, डॉग्स को उनको घुमाना वगैरह पॉसिबल नहीं होता। इसकी वजह से डॉग्स लोग प्रेफर करते हैं बोर्डिंग में रखना, तो उनको यहाँ पे लाया जाता है। हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग उनको खाना देते हैं, सब घुमाते हैं, सब कुछ करते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं, सब ये ऐसे सब होता है। कैसे ये केसेस कौन से मेजरली, मतलब कोविड के हैं? कोविड के मैक्सिमम कोविड के केसेस है, जो क्वारंटाइन पीरियड में रहते हैं या जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, उनको नहीं जमता डॉग्स को घुमाना वगैरह। अभी कल ही एक केस आया जिनके हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो वाइफ को क्वारंटाइन करना पड़ा। तो वो डॉग जो हस्बैंड था उनको अपनी वाइफ को देखना था, तो डॉग को इधर आके रखा था। तो उत्तराखंड के नैनीताल में 3 मई तक कर्फ्यू लगने के जिला प्रशासन के आदेश के बाद हल्द्वानी के बाजारों में भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही बाजारों में इतनी भीड़ उमड़ी कि सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। वहीं भारी भीड़ के चलते कई एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रही, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाने में जुटना पड़ा। एसपी सिटी ने लोगों से बाजारों और सड़कों में भीड़ भाड़ नहीं करने और पैनिक की स्थिति क्रिएट नहीं करने की अपील की। यूपी के बिजनौर से मानवता को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक महिला की मौत होने के घंटों बाद भी लाश घर में पड़ी रही, पर कोरोना के डर के आगे पड़ोसियों ने अर्थी को कंधा देने की भी हिम्मत नहीं जुटाई। इसके बाद घटना थाना धामपुर के स्टेट बैंक कॉलोनी की है। अर्थी को कंधा न मिलने पर बेटे ने पुलिस से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। महिला के अर्थी को कंधा दिया गया और महिला का अंतिम संस्कार करवाया गया। आज जनपद बिजनौर के धामपुर कस्बे के स्टेट बैंक कॉलोनी में शीला शर्मा नाम की एक महिला की मृत्यु हुई। उनके बेटे विकास शर्मा ने अपने सभी रिश्तेदारों को, परिजन, बंधु बांधव, मोहल्ले वालों को सूचना दिया। कोई कंधा देने के लिए, सहायता देने के लिए इसलिए नहीं पहुंचा कि इनकी मृत्यु कोरोना से हुई है, जबकि शीला शर्मा की मृत्यु अपने बेटे की मृत्यु के सदमे में एवं बीमारी से हुई थी। इनके बेटे की मृत्यु 15 दिन पहले एवं पति की मृत्यु उससे पहले हो चुकी है। विकास शर्मा अपने पत्नी और 2 छोटे बेटों के साथ बिलख बिलख करके रो रहे थे। मेरे द्वारा तत्काल पुलिस बल को भेजा गया। स्थानीय इंस्पेक्टर के मौजूदगी में पीपी किट पहन करके पुलिस ने उनको शमशान घाट ले जाने की व्यवस्था किया, कंधा दिया। वहाँ पर लकड़ी एवं अन्य हिंदू धर्म रीति रिवाज का प्रबंध किया गया। केवल उनके बेटे और पुलिस बल की मौजूदगी में उनके बेटे द्वारा मुखाग्नि दिया गया, अंतिम संस्कार कराया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई बेहद ही संवेदनशीलता एवं पीएम मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार सब कुछ कंट्रोल में होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत शायद कुछ और ही है।
गुजरात के ही सूरत में डॉक्टर्स की एक टीम ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। चिकित्सकों का यह दल अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कोरोना मरीजों की मुफ्त में देखभाल कर रहा है। साथ ही सेवा संस्था के जरिए बनाए गए आइसोलेशन सेंटर्स में भी लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेवा जो संस्था है वो एक संस्था सेवा के अंदर में 50 संस्थाएं, करीबन 50-51 संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई है। जो भी सूरत के जो अलग अलग विस्तारों में से अलग अलग सोशल काम करने वाली ये सब संस्थाएं हैं। कभी भी सूरत में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, लास्ट ईयर में भी कोरोना के टाइम में सेवा संस्था के अंदर सभी संस्थाओं एकजुट मिलके क्या किया जाए, पब्लिक के लिए क्या किया जाए और उसके लिए क्या सर्विस दिया जाए, वो सब हम लोग समझते हैं। और ये संस्था के अंदर में जो संस्था जहाँ जो विस्तार में है, ऐसे करीबन 12 बराछा रोड और कतारगाम के 12 जगह पे ये आइसोलेशन सेंटर चालू किया है। और उसमें हमारे जो सूरत के एसएमसी है, जो हमारे नगर सेवक है, जो विस्तार के जो नगर सेवक है, वो भी इसमें कोई भी पक्ष न देख के सभी इसमें सेवा दे रहे हैं। और एक सेंट्रल व्यवस्था जैसे कि ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन सभी 12 सेंटरों में से एक साथ में कलेक्शन होके एक साथ में भरना, सभी का जो भोजन है वो एक साथ में करना, मीन जो भी प्रॉब्लम है और जो भी सेवाएं मिल रही है, जो भी डोनेशन हो रहा है वो अभी जो ये हाल का माहौल है, कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रहा है, उनको लेके इतना लोगों के अंदर भय और जो वातावरण है उनमें लोगों की मदद हो सके, उसके लिए हमने ये सेवा का जो यज्ञ है वो छेड़ा है। महेश भाई सवानी के साथ सेवा का जो भी हम सूरत वासियों को जितना भी हमसे हो सके उतनी मदद करने के लिए हमने ये मुहिम का शुरुआत की। क्या करते हो बेसिकली इसके अलावा? हाँ, मैं डेजिग्नेशन मेरा एमडी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मेरे हस्बैंड है वो एमडी चेस्ट फिजिशियन है। हम दोनों अनुपम हॉस्पिटल पर्वत पाटिया सूरत गुजरात में जो है वहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अभी जो ये 15-20 दिन से सूरत में लोगों का देखा और सिचुएशन हर घंटे में 1-2 कॉल, ऑक्सीजन चाहिए, दवाई चाहिए, ये चाहिए, तो उसको देख के ये आइसोलेशन सेंटर का शुरू किया। भारत में कोविड की दूसरी लहर ने आतंक मचाया हुआ है। लगातार बढ़ते मामलों की वजह से अस्पताल में बेड की कमी हो रही है और लोग सड़कों पर ही अपना दम तोड़ रहे हैं। इसी बीच अब भारत को विदेशों से मदद मिलनी शुरू हो गई है। यूके सरकार ने कोरोना के खिलाफ भारत की मदद करने का ऐलान किया है। यूके भारत में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर समेत 600 से ज्यादा चिकित्सा उपकरण भेजेगा। दरअसल भारत में 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर और 20 मैनुअल वेंटिलेटर समेत 9 एयरलाइंस कंटेनर इस हफ्ते आएंगे। विदेशी राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने बताया कि भारत सरकार के साथ चर्चा के बाद कुछ उपकरण रविवार को यूके से निकल गए हैं, जो मंगलवार तक नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूके अपने मित्र भारत की चिकित्सा उपकरणों से संबंधी मदद के लिए सबसे पहले आ गया है। हम एक दोस्त और साथी के रूप में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम इस मुश्किल समय में भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। उत्तराखंड के अमरिया पीलीभीत रोड पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की जांच करने गई राजस्व विभाग की टीम को दुकान में कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला। इस दौरान दुकानदार कासिफ मलिक ने जांच टीम को बताया कि वो अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति करते हैं। उनके पास 130 सिलेंडरों का स्टॉक रहता है। अस्पतालों को दिया गया है उनका ये स्टॉक, उनके स्टॉक में कोई खाली सिलेंडर मौजूद नहीं है। दुकानदार ने यह भी बताया कि कोविड सेंटर की मांग के मुताबिक उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं नानक मता के नायब तहसीलदार यशपाल कानूनगो फूल सिंह, राजस्व उप निरीक्षक शेखर आर्य ने मलिक इंटरप्राइजेज में ऑक्सीजन सिलेंडरों की जांच की। मौके पर टीम को कोई ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर नहीं मिला। देश भर से ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड्स और कोरोना वैक्सीन की कमी की खबर सामने आ रही है। इस कड़ी में हरियाणा में भारी मात्रा में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड्स और कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में रेवाड़ी में ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 मरीजों की मौत हो गई थी। अंबाला में पार्क हीलिंग टच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आर एन अग्रवाल ने बताया कि ऑक्सीजन को लेकर जिला प्रशासन ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है।
ऑक्सीजन का जो मौजूदा हालात है, जितने मरीज मेरे पास आज इस हॉस्पिटल में है, उनकी देखभाल करने के लिए एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में स्वास्थ्य सुविधा और सैंपलिंग के लिए प्रयास तेज किए जाने चाहिए। लेकिन यहां एमपी के शिवपुरी में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने एक फरमान जारी किया है, जिसके मुताबिक जिले में सिर्फ 500 सैंपल ही लिए जाएं। इन सैंपलों में 250 आरटीपीसीआर और 250 आरएटी सैंपल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या इस भयावह बीमारी में कम सैंपल ले जाने के लिए ऐसे आदेश की जरूरत थी? बता दें कि सीएमएचओ ने सैंपल लेने की संख्या कम होने के पीछे तर्क रखा कि पोर्टल पर पॉजिटिव केसों की आईसीएमआर पोर्टल पर पूर्ण एंट्री नहीं की जा रही, जिसकी वजह से पॉजिटिव केस पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे। साथ ही भेजे जाने वाली सूची में एसआरएफ आईडी गलत अंकित की जा रही है, इसलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जांच लोग इस तरह से करा रहे हैं जैसे अभी एक पार्षद महोदय कमलागंज पीएससी पर पहुंचे और उनसे बोले कि मेरे सारे परिवार का जांच कर लीजिए जिससे मैं स्वतंत्र होकर भोपाल जा सकूं। ये जांच के कोई इंडिकेशन नहीं है। इस तरह से जांच के एक निर्धारित मापदंड है। यूपी के बिजनौर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में अस्पताल के मौजूदा हालात का नजारा देखने को मिलता है, जहां सांस के लिए तड़प रहे मरीजों को 3 दिन से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और न ही तीमारदारों को अस्पताल में उपलब्ध ऑक्सीजन के बारे में कोई जानकारी दी जा रही है। आलम यह है कि मरीज का इलाज बस राम भरोसे चल रहा है। यहाँ पे देखने के लिए सब परेशान है, सब लोग परेशान है, सारे परेशान, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई पूछने तक को नहीं आ रहा। कल से कोई नहीं। बिल्कुल आप भी करो, आप भी बोलो अपने आप को। आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? 3 दिन हो गए जी। 3 दिन हो गए ना आपको? ऑक्सीजन की क्या दिक्कत आ रही है? ऑक्सीजन कहते हैं तो दे नहीं पाते, कभी 1 किलो मिल जाती है उसमें, अब वो कह देते भाई ये हमारे पास ये हो। तो आपको बताइए क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही मरीज को, हम कहाँ जाएंगे? ये बिजनौर का सरकारी हॉस्पिटल है, वार्ड नंबर 1 है। और ये मेरे पापा जी हैं, इनका नाम योगेश कुमार है और ये 4 दिन से एडमिट है। इनको ना ऑक्सीजन दी जा रही है और इनकी पल्स जो चल रही है वो 118 चल रही है और इनकी जो सांस जो चल रही है वो चल रही है। बदतमीजी की है स्टाफ ने? सारे स्टाफ ने बदतमीजी की है। आपका पेशेंट कौन से नंबर बेड पे है? 2 पे। अच्छा, इन्होंने क्या बोला ऑक्सीजन के लिए? ऑक्सीजन के लिए कहते हैं हमारे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। कल ये 2 बजे यहाँ पे भेजा गया, हमें शाम 5-6 बजे गैस ऑक्सीजन मिली। तो और क्या क्या बोला उन्होंने? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ, क्योंकि ANB पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।